हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम अब फिजिक्स की तैयारी करवाएंगे और आने वाले दिनों में आपका मान लीजिए 1-2 दिन डिले हो रहा है, नहीं तो आपका केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम लोग पूरा सेट टू सेट सॉल्व करते हुए चलेंगे। और पहले हम इसका आप सॉल्व करवा रहे हैं। जैसे कल मैंने पेपर दिया था तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आज ये मैं आपको जो पूरा पूरा फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ, कल इसका मैं पेपर दे दूंगा। मैंने इसमें क्या किया है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न भी लिखा गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता मत करिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे प्रश्न भी लिखा गया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका उत्तर भी अच्छे से मान लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। और इससे भी ये भी पता चल जाएगा कि आप अपने प्रश्नोत्तर संख्या को किस प्रकार से कॉपी लिखेंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो मैंने पूरा पेपरवा का जो था ना क्वेश्चनवा, इसी में छाप दिया है और उसका हल भी यही है। तो आज हम इसका पूरा पूरा देख लेते हैं पेपर, मतलब सोल्यूशन। कल इसका मैं आपको पेपर दे दूंगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और मैंने एक पेपर आपको पढ़ाया ही है। अगर अभी आपने उसे नहीं पढ़ा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। मैं अभी तुरंत तुरंत मैं क्लास के दौरान ही यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक, देखिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर कोई आपको कहीं से दिक्कत आ रही है सर, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि सर हमें यहाँ से दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसको प्रॉपर वे में क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। इसी प्रकार आपका क्या रहेगा, आपका केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिंदी की तो हम दे ही रहे हैं, तो दिन सारे क्लासेस की आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, या हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो आपको तुरंत कर लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, मैंने डाल दिया, लिंक में डाल दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। और इसका कल पूरा पूरा आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करने का पेपर का, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न एक है हमारा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो भाई साहब, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है अगर देखेंगे तो क्या होता है, अगर फार्मूला देखें तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए से निकालेंगे, तो जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा, ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, आपका वोल्ट इंटू मीटर, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी अगर ये नहीं दिखाई देता, आप सीधा लिखिएगा न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये पेपर तैयार होना चाहिए आप सभी के लिए, ये पूरा पूरा आपका पेपर ही है आने वाला, ठीक है ना। बस मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। और मान लीजिए इसको पूरा पूरा पीडीएफ भी चाहते हैं कि सर हमें पूरा पीडीएफ मिल जाए, तो मैंने लॉन्च किया है आपके लिए रिवोल्यूशन बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लीजिए जुनून बैच को। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है। अगला जो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में क्या किया गया है, यहाँ पे जोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। यानी कि कोई हमारा क्या है, एक 24 ओम का, एक 24 ओम का प्रतिरोध तार है, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है रूप में जोड़ा जाता है, तो दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध का आपको वैल्यू निकालना है। तो सर कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पे देखिए दिया है आपका 9/2 ओम, 16/3 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो राइट ऑप्शन आपका 16/3 ओम आएगा। लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि 24 ओम का यहाँ पे एक तार है जो कि समबाहु त्रिभुज में क्या किया गया, मोड़ दिया गया है। तो इसके ए और बी के बीच देखेंगे तो 8 ओम, ए और सी के बीच देखेंगे तो 8 ओम, बी और सी के बीच देखेंगे तो 8 ओम। अब यहाँ पे करेंगे, ए बी और ए सी किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अगर हमारा ए बी और ए सी श्रेणी क्रम में है, आर डैश कितना हो जाएगा, दोनों दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे आर डैश निकाले दोनों के बीच प्रतिरोध, तो R1 + R2, यानी कि आर ए बी प्लस क्या हो जाएगा, आर एसी हो जाएगा, जोड़ दीजिए। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 ओम, ठीक है ना। तथा आर और बीसी समांतर क्रम में हो जाएंगे। और आर आर ये जो अभी हमने निकाले हैं, आर डैश और कौन, बीसी, तो मैंने भी आर डैश निकाला है, और बीसी किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/8। अब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा। यही आपका क्या है, राइट ऑप्शन। अर्थात अतः किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बराबर 16/3 ओम हो जाएगा। तो 4 मार्च के लिए फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तैयार कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर आपने बताया नहीं, हमारे पेपर में आया नहीं, तो बाद में मत बोलिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप सभी के लिए करवा दे रहा हूँ। फिर प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग है, यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम और एक्सएल का मान कितना दिया है इन्होंने 200 ओम तथा एक्सईसी का मान 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में आपको कलांतर निकालना है। क्या निकालना है? कलांतर निकालना है। तो 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, या फिर 45 या फिर 90। तो सॉल्व कैसे करेंगे पहले ये देख लीजिए। आप सीधा बताइए कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, जहां एक्सीएल बराबर एक्ससी बराबर 200 ओम दिया है, माना आरोपित वोल्टता और प्रभावित धारा में कलांतर क्या है? फाई है। तो tan फाई बराबर क्या होता है फार्मूला? एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। तो एक्सएल और एक्ससी कितना है? 200 200 कट जाएगा, 0/100 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan फाई इधर कितना है? 0। कितना है? 0। तो tan 0 अंश का मान क्या होता है? tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो tan से tan कितना हो गया? फाई बराबर 0 डिग्री। यही क्या आ जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पहले का घ क्या बोल रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे। पहले का घ क्या बोल रहा है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांति कोण कितना है? बीटा है, तो क्या हो जाएगा? तो n बराबर होता है 1/sin बीटा। n बराबर क्या होता है? sin बीटा। यदि b क्रांति कोण है और n क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक नियम है बूस्टर का नियम। क्या है भैया? बूस्टर का नियम। तो क्या हो जाएगा? tan tan अल्फा बराबर 1/sin बीटा, और tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस यही आप देख लीजिए, tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। बस tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में मत बोलिएगा सर फिजिक्स आपने पढ़ाया नहीं, अब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा भैया, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किसी कण की डिब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अधिकतम होता है किसी में होता है? तो इलेक्ट्रॉन में होता है। किसी में होता है आपका? इलेक्ट्रॉन में होता है। किसी में होता है भैया? इलेक्ट्रॉन में होता है। अब कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी कण की डिब्रागली तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपान एमवी होता है, और जो एमवी है यह संवेग पी को रिडायरेक्ट करता है, इसीलिए जब लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, तो पी बराबर क्या बोल रहा है यहाँ पे? एमवी रख दे रहे हैं। यहाँ पे वेग हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। ये तो एच है, ये क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा हो जाएगा। ये आपका प्लांक नियतांक है। ये क्या? प्लांक नियतांक है। तो किसी कण का वेग नियत होता है, तो द्रव्यमान जितना कम होगा डिब्रागली तरंगदैर्घ्य ही उतना अधिक होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यूनतम द्रव्यमान का डिब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये बढ़ा तो m घटेगा, m बढ़ा तो ये भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे पहले का च है। पहले का च बोल क्या रहा है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। कितनी होती है? वो होती है आपका h अपान ई होती है। कैसे होती है h अपान ई? आइंस्टीन के अनुसार E बराबर डब्ल्यू ई प्लस के ई मैक्स होता है, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? h इंटू न्यू जीरो होता है, और के ई मैक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं ई वी जीरो लिख सकते हैं। और जब यहाँ पे आप इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा वी जीरो बराबर एच अपान ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू जीरो अपान ई। अब यहाँ पे y बराबर एम एक्स से जब तुलना करेंगे तो m बराबर क्या मिल जाएगा? एच अपान ई मिल जाएगा, और c बराबर माइनस एच न्यू जीरो अपान ई। तो हमें यही काम है एच अपान ई का। किसका काम है? एच अपान ई का। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए खंड ब शुरू होता है। अब ये जो प्रश्न है सब आपके एक एक नंबर के पेपर में आएंगे, छाप लीजिए, पूरा पेपर ही है, पूरा पेपर को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया गया है। प्रश्न क्या है? अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए कि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है। उत्तर देखिए क्या है यहाँ पे, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से आपतित होकर मुख्य अक्ष पर
स्थित एक निश्चित बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती है, अतः इसे बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे हम लोग किसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते, किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, प्रश्न क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध स्थापित कीजिए। तो किसी रेडिएटिव पदार्थ का अर्ध आयु टी हाफ बराबर कितना होता है? 0.6931 अपान लेमडा होता है, तथा पदार्थ का जो औसत वह आयु टाउ बराबर क्या होता है? 1 अपान लेमडा होता है। अतः अर्ध आयु टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.6931 इंटू औसत व आयु यानी कि टाउ। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अगर देखिएगा, कल इसका मैं पेपर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ग क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु पृष्ठ पर प्रकाश विद्युत का कार्यफलन कहलाता है। यानी किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस धातु पृष्ठ का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे सामान्यतः हम लोग किससे दिखाते भाई? W से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले दूसरे का घ देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। वाटहीन धारा क्या है? वाटहीन धारा हम लोग किसे कहते हैं? क्या होता है वाटहीन धारा? पेपर में आया हुआ है, ये फिजिक्स का मोस्ट IMP वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे सर? यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व L तथा केवल धारिता C है, यानी कि कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें केवल प्रेरकत्व क्या है? L है, और केवल धारिता क्या है? आपका C है। C यानी कि प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध है वो क्या है? आपका 0 है। तब परिपथ में धारा तो बहती है, परंतु औसत शक्ति है 0 रहता है। देखिए धारा तो बहेगी, लेकिन जो उसकी औसत अशक्ति है क्या होगी? 0 होगी। अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। यानी जो परिपथ रहेगा उसमें धारा बहेगी, लेकिन ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। और परिपथ की जो ये धारा होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोल देते हैं वाटहीन धारा का नाम देते हैं सर। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अंगा है। दूसरे का अंगा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। भाई साहब विभव प्रवणता होती क्या है? किसे कहते हैं सर विभव प्रवणता? फिजिक्स है, पास होना है तो इसे घोल कर पीना है। किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया? उसे विभव प्रवणता कहते हैं। अब विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है? तो विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब विभव में परिवर्तन यानी कि माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अच्छा देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अच्छा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग उत्तर देखेंगे। प्रश्न आपका बोल रहा है कि चल कुंडलिनी धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। कि चल मापी की धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडलिनी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापा जाता है। अतः धारा सुग्राहिता SI इक्वल टू 5/I इक्वल टू NAB अपान C। धारा मापी की सुग्राहिता NA तथा B का मान बढ़कर तथा C का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है। यानी कि इसको हम लोग बढ़ा दे, NAB का मान बढ़ा दे और यहाँ पर
जो सी का मान है अगर घटा दें तो हमें धारा सुग्राहिता का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए खंड स शुरू होता है यहाँ पे। अब खंड जो स है सबसे इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है भाई, आईएमपी वाले प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। खंड स में प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का क बोल क्या रहा है, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है तथा इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, पेपर में आएगा छाप दीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 0 तथा प्रेरण प्रतिघात XL बराबर W इंटू एल यानी ओमेगा इंटू एल, और जो ओमेगा का मान होता है वो होता है 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना। और अतः धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर tan फाई बराबर क्या होता है, XC माइनस XL अपान R होता है। तो tan फाई का मान निकालना है, XC का मान 0 है, XL इन्होंने दिया ही है तो रख देंगे, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0/0 का मान नहीं करता, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, ये नहीं कि 0/0 काट दो तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब अनंत का मान किसका होता है, तो जो अनंत होता है, जो अनंत होता है, जो आपका अनंत होता है, यह tan 90 अंश का मान होता है। tan 90 को और क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है बटे 2 बराबर 90। तो tan फाई बराबर tan, अब जो अनंत था ना वहां पे tan पाई बाई 2 रख दिए, तो tan से tan कैंसिल, फाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। दैट्स द आंसर। क्लियर, क्लियर सर, बिल्कुल सर, हमें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ख क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ख क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रश्न बोल रहा है तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इन्होंने दिया है, क्या दिया है, फोटान की तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर, और फोटान की ऊर्जा जूल में ई बराबर hc अपान लेमडा, इन्होंने मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, h का मान रख दीजिए, c का मान रख दीजिए, c क्या है यहाँ पे, प्रकाश की चाल। h का मान कितना होता है, h का मान कितना होता है, h का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻34। अब ये सर h का मान हम कैसे याद करेंगे, तो जो h है ना, प्लांक नियतांक है, यह आपके पेपर में सबसे लास्ट पेज में दिया रहेगा। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। लेमडा का मान इन्होंने दे रखा है 5 × 10⁻⁷। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 4.4410 इंटू 10⁻19 जूल, और यही क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ईवी में निकालना है तो मान रख दीजिए, और यहाँ पे ई बराबर क्या निकल आएगा, 2.77 ईवी, बस काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे तीसरे का ग प्रश्न है, क्या बोल रहा है सर, तीसरे का ग प्रश्न, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि जो यहाँ पे प्रिज्म का कोण है और न्यूनतम विचलन कोण ये एक दूसरे क्या है, बराबर है, यानी कि I बराबर R, I बराबर स्मॉल में R, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रिज्म कोण A बराबर न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम क्या है, एक दूसरे के बराबर है, अर्थात ए बराबर क्या है, डेल्टा एम है, ए बराबर क्या है, डेल्टा एम है। तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यह जो फार्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का क्या होता है सर, फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब डेल्टा एम किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो जहां पे डेल्टा एम है वहां पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस ए बाई 2 और अपान साइन ए बाई 2। अब जहां पे ए प्लस ए है यहाँ पे 2a बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन ए और साइन ए बाई 2। अब यहाँ पे साइन
ए है तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा दीजिए, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, साइन 2/2 लिख सकते हैं। तो साइन 2a का फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपका होता है आपका फार्मूला, वो क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कास a/2। तो साइन a/2 साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 2 कास a/2, और यही आपका क्या है, आंसर है। उसके बाद तीसरे का घ देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीसरे का घ यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर गेट का प्रतीक बुलियन चिन्ह तथा सत्यता समीकरण आपको समझाइए। तो यहाँ पर एक नॉर गेट दिया है, नॉर गेट होता क्या है, तो यह गेट और गेट तथा नॉट गेट के संयोग से प्राप्त होता है, और इसमें और गेट के निर्गत टर्मिनल वाई डैश को नॉट गेट का निवेशी टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जो नॉर गेट का प्रतीक है यहाँ पर दिया भी है, इसको आप फिगर बना सकते हैं, फिगर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला आएगा, और फिर यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इसको तो आप कर लेंगे ना, इसको हम स्किप करवा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खंड द शुरू होता है, क्या शुरू होता है सर, खंड द। अब खंड द में यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क है, क्या बोल रहा है प्रश्न, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है, संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, यह भी आपको क्या यहाँ पे बताना है। ठीक है सर, चलिए हम करते हैं सर इसको, इस पेपर को सॉल्व सर करते हैं, पूरा पूरा पेपर ही मैं सॉल्व कराया हूँ यहाँ पे, बाद में मत बोलिएगा सर आपने नहीं बताया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, एक लेंस तथा एक अवतल लेंस की संयोजन से बने हुए संयुक्त लेंस की जो क्षमता का फार्मूला होता है, P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर 10 और P2 वन -2 रखेंगे तो 8 डायोप्टर, यह एक उत्तल लेंस की प्रकृति आएगा, तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर 100/P, ठीक है ना, और P का मान कितना आया यहाँ पे, 8 आया है, ये सेंटीमीटर में होगा, मान रखिए कितना मिल जाएगा, 12.5 मीटर मिल जाएगा, 12.5 मीटर मिल जाएगा। एफ का मान कितना आ गया, 12.5 मीटर। अब लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे v चाहिए आपको ना, तो यहाँ पे 1/f का मान रखिए, और यहाँ पे v का मान रख दीजिए -25। सर कहाँ पर दिया है, ऊपर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे 25 डायोप्टर, और p का मान वहां पे 10 डायोप्टर इन्होंने दे रखा है, और 2 डायोप्टर है, तो यहाँ पे 25 रख दीजिए माइनस, और फिर कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका, जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा का ख है सर, प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का ख। अब ये जो चौथे का ख है, प्रश्न क्या बोल रहा है, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे जो यंग है, इनका द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग करके हमें फ्रिंज की क्या प्राप्त करना है भैया, चौड़ाई प्राप्त करनी है। तो प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग की द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पे। माना कि एक यस रेखा चित्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, इसे एक यस रेखा छिद्र के आगे 2 रेखा छिद्र यस1 व यस2 हैं, जो एक दूसरे के अति समीप यानी कि डी दूरी पर हैं, तो यस के समानांतर हैं। अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग कि माना द्विक रेखा छिद्र यस1 एस2 का लंबार्धक सीओ पर्दे से बिंदु ओ पर मिलता है, तथा बिंदु पी की ओ से दूरी x है, अतः रेखा छिद्र यस1 व यस2 से बिंदु पी पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा आप इसको फिगर बना लीजिए, बनाना है, ये S1 है, ये S2 है, ये लंबार्धक C है, ठीक है ना, और यहाँ पे P पे एक जा रही है, और यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है ना, इसके बीच, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है, और ये क्या कोई प्रकाश स्रोत है जो कि यस छिद्र से निकल रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, ये दो रिफ्लेक्टर बना रहा है x दूरी पर, ये पर्दा है, और यहाँ से यहाँ S1 और पर्दे के बीच की दूरी क्या है, D है। तो फिर इसको आप पूरा पूरा लिख दीजिए, और फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि S1, ठीक है ना, इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
इसलिए आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर और आगे है यहाँ पे ये करेंगे पूरा पूरा यानी फिर यहाँ पे केंद्रीय फ्रिंज की जो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां है वो आप यहाँ पे मान निकालेंगे और फिर आप इसको लिख देंगे, ये वाला पूरा पूरा देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए आप इसको खुद से कर लीजिएगा। मैं पूरा पूरा दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में इसका आंसर निकल कर आ जाएगा कि जो अर्थात फ्रिज की चौड़ाई जो डब्लू अनुक्रमानुपाती डी अर्थात फ्रिंज की जो चौड़ाई है पर्दे की दूरी के समानुपाती होती है, और डब्लू अनुक्रमानुपाती आई अपन स्मॉल डी अर्थात फ्रिंज की जो चौड़ाई है स्लिटों के मध्य की दूरी के क्या होती है आपकी अनुपाती होती है। बस उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा का ग प्रश्न है। अब चौथा का ग सर प्रश्न क्या है इसको देखिएगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि 16 ग्राम रेडिएक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई 16 ग्राम का रेडिएक्टिव पदार्थ है, इसकी औसत आयु आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है। इसकी अर्धायु काल भी निकालनी है, साथ ही साथ 3.5 दिन बाद इसकी अविकसित मात्रा भी निकालना है। यानी कि कोई 100 ग्राम रेडिएक्टिव पदार्थ का औसत आयु और उसकी औसत आयु कितना दिया है उन्होंने, 1 दिन दिया है, तो ज्ञात करना है अर्धायु काल, और 3.5 दिन बाद इसकी अविकसित मात्रा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक 16 ग्राम रेडिएक्टिव पदार्थ की औसत आयु टाउ बराबर कितना इन्होंने दिया है, 1 दिन दिया है, ठीक है ना। सॉरी औसत आयु टी बराबर कितना दिया है इन्होंने, 1 दिन दिया है। चलिए अर्धायु का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 टाउ। तो यहाँ पे टाउ का मान लीजिए टाउ ही रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाउ का मान कितना रख दे रहे हैं, 1 दिन दिया है इन्होंने, 1 दिन रख दिया, तो यहाँ पे टी हाफ निकाल लेंगे। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 होते हैं, और कितने घंटे, 24 घंटे में, और 1 घंटे में 3600 सेकंड रख देंगे, तो आ जाएगा टी हाफ बराबर 59,875.2 सेकंड निकलकर आ जाएगा किसका, टी हाफ का मान। और साथ ही साथ विघटित मात्रा भी निकालनी है ना, विघटित मात्रा भी निकालनी है, तो 3.5 दिन में अर्ध आयु की संख्या n बराबर कुल समय बटे अर्धायु काल, कुल समय 3.5 दिन, और अर्धायु इन्होंने दे रखा है 0.693, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5। अतः अविघटित मात्रा निकालना है, क्या निकालना है, n का मान निकालना है। फार्मूला क्या होता है, तो जो फार्मूला होता है n बराबर n0 और 1/2 के पावर n, तो यहाँ पे n0 का मान 16 दे दिया है, ठीक है ना। n का मान यहाँ पे हमने 5 निकाल लिया है, कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ग्राम, यानी कि आधा इसका विघटित हुआ रहेगा, कितना रहेगा, आधा रहेगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है चौथा का घ। देखिएगा जो चौथा का घ प्रश्न है वो प्रश्न क्या बोल रहा है, एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा गया है तथा इस क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ कितना है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 गुणित 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर वेक्टर m डॉट वेक्टर b इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब बल आघूर्ण टाउ का फार्मूला के मतलब कि मान क्या निकल के आ जाएगा, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने दे रखा है बल आघूर्ण का 4.5 गुणित 10⁻² रख देंगे, m का मान नहीं दिया है, और यहाँ पे बी का मान कितना दिया है इन्होंने 4.5 चुंबकीय क्षेत्र बी टेस्ला, तो 4.5 गुणित साइन थीटा का मान कितना दिया है इन्होंने 30 अंश दिया है, मान रख देंगे 30 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब 4.5 से 4.5 कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। और साइन 30 अंश का मान निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यम का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 2 गुणित 10⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा, वेक्टर एम का मान निकल कर यही आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस mb cos थीटा। अब थीटा का मान cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख दीजिए U बराबर m का मान अभी निकाला है ना, -2 गुणित 10⁻², और b का मान उन्होंने दिया था cos थीटा यानी cos 0 अंश, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा U बराबर
-9 × 10⁻² जूल निकल कर आ जाएगा। यही छड़ की चुंबकीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा का मान है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत सर हमें नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है, तो तार से 2 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना रहेगा। तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालक तार का जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या निकल कर आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अब घनत्व तो इन्होंने दे रखा है, बस एक ही मान इन्होंने दे रखा है, और जो तार की लंबवत दूरी है वो 2 सेंटीमीटर, और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखिएगा प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तार का रैखिक आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर कितना दिया है, 10 × 10⁻⁸ और 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप मान रख देंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा 9 × 10⁻9 रख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2, और यहाँ पे लेमडा का मान यहाँ पे रख देंगे, और अपान जो स्मॉल आर था उसका मान यहाँ पे रख दीजिए। फिर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा E बराबर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई तो दे रहा ही होगा सर, दिखाई तो दे रहा ही होगा सर। उसके बाद ये 5वां प्रश्न भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप करेंगे खुद से, इसको आप करेंगे खुद से, ठीक है ना। इसको मैं आपके लिए दे रहा हूं, और वैसे भी मैं इसको करवा देता हूं, एक बार कहेंगे थोड़ा सा देख लीजिए क्या है यहाँ पे। किरचॉफ का नियम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यार, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और एकदम एकदम आने वाला प्रश्न है। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में हीट एक्सचेंज के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। और PQRS चार भुजाओं के क्या है, प्रतिरोध है, बार बार रिपीटेड है, 2020 में भी आया, 2019 में भी आया, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आएगा ही आएगा। तो देन आप इसको कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेट के लिए P/Q बराबर R/S का सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। यहाँ पे पूरा पूरा पहले इसका फिगर बनाइए, ठीक है ना। बना दिए फिगर, बहुत अच्छे से देख लीजिए, ऐसे फिगर बनाना है। फिर लिखेंगे बंद पास ABDA, 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 ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे ABDA बंद पास ABDA में देखेंगे I1P, I1P माइनस I2R, I1P माइनस I2R बराबर 0। अब यहाँ पे जो IP है, ये IP है, ये माइनस IR है, इस इधर माइनस में उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हो जाएगा यहाँ पे I1P बराबर I2R समीकरण 1। इसी प्रकार BCDA में, अब सर BCDA कहाँ है, देखिए यहाँ पे BCDA है, यहाँ पे आपका BCDA है, BCDA में निकाल लीजिए। इसी प्रकार आप करते करते चले जाएंगे भाई, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर इसका पूरा पूरा हल हो जाएगा, बस दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसी सेम टू सेम, और फिर दे देंगे भाग, हाँ समीकरण 1 समीकरण 2 को निकल कर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ देखिए 5 का ख है, 5 का ख जो है ये आप खुद से करिएगा, ये खुद से करेंगे, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी मोस्ट आईएमपी क्या है आपका टॉपिक है, क्या, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको आप खुद से करिएंगे, भले मैं सॉल्व कराया हूँ लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अधिक से अधिक क्वेश्चन को कराया हूँ, लास्ट के केवल 4 से 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है ना। उसको आप खुद से करेंगे, कल मैं पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर इसके बाद आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो मैं इसका पूरा सोल्यूशन दिया हूँ जुनून बैच में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके बैच को ज्वाइन कीजिए, वहां पर इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके आगे सोल्यूशन उसी बैच में पूरा पूरा PDF है, दिया है मैंने, उसको पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपको, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैंने पूरे पेपर का
मैंने पूरे पेपर का सोल्यूशन बताया है, कल आपको इसका पेपर मिल जाएगा, पेपर प्लस सोल्यूशन दोनों आपके पास रहेगा। और हाँ, जो पीडीएफ वूडीएफ रहेगा, मैं जो पेपर बनाऊंगा उस पेपर को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, इसका पेपर और यहाँ पे सोल्यूशन और पेपर वहां पे देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने वेबसाइट का, जहां से आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है और जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये 4 मार्च का एकदम चपुआ वाला क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।